नमस्कार। आज हम कंपनी अधिनियम की जो विशेषताएं देख रहे थे उसको और आगे बढ़ाएंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्रारंभिक विशेषताएं बताई थी। आज हम देखेंगे कि कंपनी अधिनियम के अनुसार जो कंपनी है उसका लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी से मतलब हो गया कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और व्यक्ति को जितने शेयर्स खरीदने होते हैं वो उतने शेयर खरीद लेता है। तो उस शेयर का या अंश का जो अंकित मूल्य होता है, जो फेस वैल्यू होती है, तो उसके बराबर उसका दायित्व होता है, उससे अधिक उसका दायित्व नहीं होता है। जैसे कि कोई भी एक शेयर है तो उसका अंकित मूल्य या फेस वैल्यू सपोज करिए कि 10 रुपये है, तो 10 रुपये है तो उसका 10 रुपये से ज़्यादा उससे मांग नहीं की जा सकती है। तो ये उसका सीमित दायित्व हो गया कि उसका दायित्व 10 रुपये के बराबर है। अब इसमें आप देखिए कि कई अब इसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ होता है कि जैसे 2 रुपये एप्लीकेशन मनी, फिर 2 रुपये अलॉटमेंट मनी हो गया, फिर फर्स्ट कॉल हो गया, सेकेंड कॉल हो गया, थर्ड कॉल हो गया। तो इस तरह से इस 10 रुपये को भी और अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। तो जैसे एप्लीकेशन मनी तो प्रारंभ में तो उसमें दे दी जाती है, फिर अलॉटमेंट मनी मिल जाएगी, फिर फर्स्ट कॉल की मांग कर लेंगे और जो अंतिम कॉल है वो कॉल सामान्यतः कंपनी के समापन के समय की जाती है, विशेष परिस्थितियों में की जाती है, सामान्यतः पूरा उसकी मांग नहीं की जाती है। तो इस तरह से एक अंकित मूल्य होता है, उस अंकित मूल्य से ज़्यादा किसी भी शेयर होल्डर से मांग नहीं की जा सकती, चाहे कंपनी को नुकसान हो रहा हो, चाहे कोई भी हो। तो ये इसको अपन इसके सीमित दायित्व या लिमिटेड लाइबिलिटी के रूप में मानते हैं। फिर कार्य क्षेत्र की सीमाएँ, मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब भी कार्य करती है तो उसके 2 चीज़ें होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। तो अब इसमें जो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम जो होता है, तो दोनों में से जो पार्षद सीमा नियम होता है वो कंपनी की सीमाएं फिक्स करता है। तो उसमें जो उद्देश्य वाक्य दिया हुआ रहता है तो उस ऑब्जेक्ट क्लोज में जो बातें वर्णित होती है तो उन ऑब्जेक्ट क्लोज के अनुसार ही वो कार्य करेंगे। उससे बाहर यदि कोई कार्य करता है तो वह अवैधानिक कार्य माना जाएगा। मतलब वो अवैधानिक कार्य नहीं है परंतु कंपनी की सीमाओं से बाहर है, इसलिए उसे वैधानिक नहीं किया जा सकता है, उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरह से कंपनी की कार्यक्षेत्र की सीमाएं पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम इन दोनों से तय होती है। तो अंतर नियम में तो आंतरिक सीमाएं, आंतरिक जो लेखा है उसकी सीमाएं रहती है और जो पार्षद सीमा नियम है उसमें कंपनी का एक बाहरी या आउटर जो लिमिट है वो उसमें बताई जाती है। फिर देखेंगे कि कंपनी एक नागरिक नहीं है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो उसे अपन एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी मानता है। उसको अनुबंध करने का अधिकार है, अपने नाम से ज़मीन खरीदने का अधिकार है, अपने नाम से व्यवसाय करने का अधिकार है, परंतु फिर भी वो व्यक्ति है, आर्टिफिशियल व्यक्ति है, नैसर्गिक व्यक्ति नहीं है, परंतु उसे अपन नागरिक नहीं कह सकते हैं। क्योंकि नागरिक उस देश का सिविलियन होता है, उसकी नागरिकता प्राप्त होती है, परंतु कंपनी उस देश में रजिस्टर्ड होती है, परंतु वो नागरिक के अधिकार उसे नहीं मिलते। उसे कंपनी अधिनियम के द्वारा जो अधिकार मिले हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेबिलिटी रहती है और वो अनुबंध आराम से कर सकता है, और चूँकि व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ के लिए कार्य करता है, अनुबंध तो करेंगे ही करेंगे। इसी तरह से जब वो व्यापार करेंगे तो अपने नाम से संपत्तियां खरीद सकते हैं और जितने भी कार्य वो कर सकते हैं, परंतु जो नागरिक को अधिकार है वो नागरिक वाले अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होते। जैसे वोटिंग पावर उनके पास में नहीं है, उनको विवाह करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल राइट एक नागरिक के होते हैं उस तरह के राइट इनको प्राप्त नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि हस्तांतरणीय अंश, कि कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उस शेयर कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। आपने ऑथोराइज कैपिटल शब्द सुना होगा, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे 10 रुपये के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। तो अब किसी को शेयर्स परचेज करना है तो वो 10 रुपये के हिसाब से उसे जितने शेयर्स परचेज करना है वो उतनी राशि में उतनी मात्रा में वो शेयर्स
परचेज कर सकता है। तो आप सपोज करिए कि किसी व्यक्ति के पास में किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और वो उस कंपनी के 1000 शेयर्स को उसने आज परचेज़ किए हैं, परंतु अब वो अपने पास में नहीं रखना चाहता है, तो वो इन शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो प्राइवेट कंपनी में तो इसके ऊपर रोक लगी हुई है कि कंपनी की परमिशन के बिना नहीं कर सकता, परंतु जो सार्वजनिक कंपनी है उनको अधिकार है कि वो इन कंपनी के शेयर्स को हस्तांतरण कर सकते हैं। अब ये हस्तांतरण वो चाहे तो पूरी की पूरी जानकारी को हस्तांतरित कर सकता है, वो चाहे तो इसमें से कुछ इसके टुकड़े हस्तांतरित कर सकता है, जैसे 100 शेयर हस्तांतरित कर सकता है, 50 कर सकता है, 500 कर सकता है, 700 कर सकता है, मतलब जैसी उसकी इच्छा है वो टुकड़ों टुकड़ों में इसको विभाजित कर सकता है। क्योंकि कंपनी की जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। तो चूँकि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें अधिकतम मेंबर्स की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए कोई एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को यदि बहुत अधिक टुकड़े टुकड़े करके बेच भी देता है तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है सार्वजनिक कंपनी में, क्योंकि उसकी मिनिमम सदस्य संख्या 7 और मैक्सिमम सदस्य संख्या जितने शेयर उतनी सदस्य संख्या हो सकती है, इसलिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखेंगे अपन की कंपनी की एक कॉमन सील होती है जिसे कि अपन सार्वमुद्रा बोलते हैं। तो कॉमन सील का आशय हो गया कि जब भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो कंपनी का एक नाम होता है, तो वो जो नाम होता है उसकी एक स्टैम्प बनाया जाता है। तो उस स्टैम्प एक खुदा हुआ एक पट्टिका होती है, जो कि स्टैम्प होता है वो उसका नाम होता है, जो कि उसके साइन बोर्ड्स पे, लेटर हेड्स पे, सब पे लिखा हुआ रहता है। तो जब भी कंपनी के साथ में कोई भी अनुबंध किया जाएगा तो कंपनी की सार्वमुद्रा उस पर अंकित की जाएगी, स्टैम्प लगाया जाएगा और उस पर जो भी ऑथोराइज व्यक्ति है जो कि उस अनुबंध को कर रहा है तो उस ऑथोराइज व्यक्ति के द्वारा उस पर अपने साइन किए जाएंगे। तो इस तरह से कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है और उस सार्वमुद्रा के द्वारा वो अपने अनुबंधों को पूरा करता है। जो ऑथोराइज व्यक्ति होता है वो इसके ऊपर अपना नाम और साइन करके वो उसको पूरा करता है। फिर देखेंगे कि लाभ के लिए अच्छी पंजीकृत संघ कि कंपनियों के कई प्रकार होते हैं, परंतु अपन एक प्रकार इसमें देख रहे हैं कि कंपनी लाभ के लिए पंजीकृत संघ है और कंपनी बनाना अनिवार्य नहीं है, कोई चाहे तो कंपनी बना सकता है, कोई पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, परंतु यदि कोई चाहे तो वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ये ऐच्छिक है, कोई अनिवार्यता नहीं है। पर हाँ, यदि वो कंपनी एक्ट की सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहता है, कंपनी एक्ट के जो प्रावधान है उनको अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसे कंपनी एक्ट के अंतर्गत अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसलिए लाभ के लिए अच्छी पंजीकृत संघ माना जाता है। फिर अपन देखेंगे लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था। ये अपन ने देखा कि जो कंपनी की प्रबंध व्यवस्था वो पूर्णतः डेमोक्रेटिक होती है। मतलब आप देखिए कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो कंपनी के सदस्य होते हैं और एक तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं तो वो कंपनी के ऑनर्स भी हैं। तो सारी जो ऑनर्स है वो एक तरह से देखा जाए तो वो ऑनर्स सारे बिखरे हुए हैं, तो वो बिखरे हुए हैं परंतु फिर भी सारी जो अधिकार है, जो सारी सत्ता है, मालिकाना हक है वो उन्हीं के पास में है। तो इस तरह से उनकी जो सब मिलकर के लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था से कार्य करते हैं। जैसे कंपनी में कोई भी प्रस्ताव पारित करना है जो और या पार्षद सीमा नियम में अंतर नियम में कोई परिवर्तन करना है, तो इस तरह से कोई भी कार्य करना है तो उस कंपनी के सदस्यों की मीटिंग बुलाई जाएगी और जब मीटिंग बुलाई जाएगी तो उसमें बहुमत के आधार पर कोई भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जैसा भी सामान्य प्रस्ताव या विशेष प्रस्ताव जैसा भी है उसके ऊपर उसी प्रकार से वोटिंग होएगी और उतने मत आने पर वो प्रस्ताव पारित हुआ माना जाएगा। इसी तरह से अपन देखते हैं कि सदस्य संख्या। अब इसमें जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं तो उस मेंबर्स की भी संख्या फिक्स है। जैसे 3 तरह की कंपनियां होती हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे निजी कंपनी। तो निजी कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, जितने शेयर्स है उतने लिमिट तक भी मेंबर्स हो सकते हैं। और तीसरी अपन देखेंगे एक व्यक्ति कंपनी। तो एक व्यक्ति कंपनी है, उसमें एक व्यक्ति भी व्यापार कर सकता है, अपनी कंपनी बना सकता है। ये प्रावधान 1956 के कंपनी एक्ट में नहीं था, परंतु 2013 में इस प्रावधान को इस फॉर्म को जोड़ा गया है।
व्यक्ति कंपनी को। तो इसके अंतर्गत कोई भी एक व्यक्ति यदि चाहता है तो वो छोटे पैमाने पर अपनी कंपनी को स्थापित कर सकता है, और जो कंपनी अधिनियम के अनुसार जो भी उसको सुविधाएं मिलनी है वो सारी सुविधाएं इस व्यक्ति को भी प्राप्त होगी। फिर अपन देखेंगे कंपनी का एक सामाजिक स्वरूप होता है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो कंपनी है उसकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कंपनी की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति है, एनवायरनमेंट के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है। तो वो जब भी कार्य करती है तो अपनी इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना आवश्यक होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कंपनी अपना कार्य संचालन करेगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, उसका सीमित दायित्व होता है, उसका उत्तराधिकार चलता रहता है यथावत। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी के चाहे सारे सदस्यों की मृत्यु हो जाए परंतु कंपनी फिर भी चलती रहेगी, क्योंकि उनका जो उत्तराधिकार है वो आगे से आगे उनके सक्सेसर्स को ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन किया। थैंक यू।